वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम, आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। देश को आजाद होकर 75 साल आज हुए। देखते देखते एक बड़ा अरसा 75 साल का हम सब लोगों ने देखा। याद करो वो दिन, उस रात 14 अगस्त को सब लोग देख रहे थे कि 12 कब बजते और रात के 12 बजेंगे। इस आजाद भारत को आज सपना पूरा होगा। दूसरे दिन का सूरज उगा और तमाम देशवासियों को एक नया भारत, अपना भारत देखने को मिला। लेकिन इसके पीछे कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, कई लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने बापूजी का अहिंसा का नारा लेकर अहिंसा के माध्यम से इस देश को हमारी आजादी दिलाई। इस समूचे विश्व में कोई ऐसा देश होगा कि जिसने अपने जान की कुर्बानी दी और दूसरी किसी की जान नहीं ली। एक में वो भारत देश पूरे विश्व में है जिसने महात्मा जी का अहिंसा का नारा देकर इस देश से अंग्रेजों को भगा निकाला। और इसलिए आज के दिन कामठी शहर में, कामठी तालुका में, मौदा तालुका में, इस विधानसभा क्षेत्र में 75 साल पहले जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपनी जान कुर्बान की, इस शहर के तमाम वो लोगों ने स्वातंत्र का लड़ाई में अपने आप का बलिदान दिया, उन सब लोगों को सलाम करना, आज उन सब लोगों को सलाम करना। 75 साल देखते देखते निकल गए। जिस दम हमारे, इसीलिए आज ये स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई हमारी घटना और लोकशाही के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। इतनी जाति, इतने धर्म, इतनी पंथ, इतनी भाषाएं, फिर भी भारत एक है और वो सिर्फ एक
बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी हुई घटना और इस देश की लोकशाही के माध्यम से हम सब एक हैं। और मैं चाहता हूं कि आज इस 75 वर्षगांठ पर हम सब लोग प्रण ले कि इस लोकशाही को हमको जिंदा रखना है, और जो हुकुमशाही पद्धति से काम करने वाले कुछ देश में चुनिंदा लोग हैं, उन लोगों को अपनी जगह दिखाकर लोकशाही को जिंदा रखना है और देश की घटना को जिंदा रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। की देवेत हा देश नवीन पिढीला जाणून घेणं गरजेचं आहे। व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या वेगवेगळ्या याच्यावर नवीन पिढी जी आहे त्या पिढीने इतिहास जाणून घेतला पाहिजे, आणि इतिहास असा जाणून घेतला पाहिजे सुरुवात कशी होती। हा देश जेव्हा स्वातंत्र्य लढाई लढत होता त्यावेळेस कोणी कोणाला जातीपंथ विचारला नाही, कोणी कोणाला विचारलं नाही की तू कुठल्या जातीचा कुठल्या पंथाचा आहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी ज्यावेळेस मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला, हातामध्ये मीठ उचललं तर विचारलं नाही बाजूच्या चालणारे तू कुठल्या जातीचा आहे बाळ, तू कुठल्या पंथाचा आहे, तू येऊ नको चल आम्ही त्या ठिकाणी, असं कधी केलं त्या ठिकाणी सगळं नाही। इंग्रजांनी ब्रिटिशांनी जेव्हा त्या आपल्या गोळ्या झाडल्या तर तेव्हा विचारलं नाही कोणीने की तू कुठल्या जातीचा आहे, तुझ्या छातीवर मारू तुझ्या पायावर पडू, असं त्या ठिकाणी विचारलं नाही। सांगण्यात येतं एवढंच की या स्वातंत्र्य लढा लढत असताना आम्ही कोणी कोणाला जात पंथ विचारला नाही, आणि आज 75 वर्षानंतर दुर्दैवाने त्या देशामध्ये आम्ही एकामेकाला जाती विचारायला लागलो, आणि जाती विचारात द्वेष करायला लागलो। एकीकडे आम्ही सगळे जर स्वातंत्र्याची लढाई असताना जाती पाती न विचारता एक भावना बंधुत्वाच्या नात्यानं आम्ही पुढे आलो आणि ब्रिटिशाला देशातून घालवलं। हा त्यावेळेचा इतिहास, आणि भारत देशामध्ये ज्या वेळेस त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रसंग आले, आपण त्यासाठी सगळे एकत्र झालो। दूरचं उदाहरण सोडा, आता 1.5 वर्षामध्ये कोरोना सगळ्या कोरोना ज्यावेळेस आला हाहाकार वाचून गेला, जगामध्ये मोठे मोठे देश धराशय होऊन गेल्यासारखं आर्थिक बराच देश सुद्धा त्या ठिकाणी धराशय होऊन गेला, रस्त्यावर त्याला बेड लावा लागले। पण 130 कोटी लोकांचा देश ज्याच्यामध्ये असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर तेवढं आपल्याला त्या ठिकाणी कमजोर असतं, पण त्यावेळेस आपण देश सांभाळणार, खरं सांभाळणार आपण। मला विचारतो आपण काही आपण त्या खावा लावली त्या ठिकाणी आपण हायवेवर विचारलं तू कुठल्या जातीचा आहे, तुला देऊ का नाही देऊ, वाढणारा कुठल्या जातीचा आहे विचारलं आपण विचारलं त्यावेळेस डॉक्टर कुठल्या जातीचा आहे, त्या कामठीतल्या सगळ्या डॉक्टर सगळ्या लोकांना विचारतो, कधी कामठीच्या लोकांनी कोरोनामध्ये त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट करते विचारलं डॉक्टर कुठल्या जातीचा आहे, कधी विचारलं नर्स कुठल्या जातीची आहे, कधी विचारलं अँब्युलन्सचा ड्रायव्हर कुठल्या जातीचा आहे, कधी फार्मसीचा त्या ठिकाणी देणारा जो औषध देणार तो कुठल्या जातीचा आहे, नाही विचारलं कधी आपण सगळे एकत्र झालो। जवळचे नातं चेहरा दाखवायला नव्हते, पण माणुसकीचं नातं म्हणजे पुढे आलं त्याचं पण एकत्र आलं। कोरोनाच्या काळात देश आपण 130 कोटी हा लोकशाहीचा देश आपण त्या ठिकाणी सांभाळला। सांगण्यात तात्पर्य एवढंच की जेव्हा आपण सगळेजण एकत्र येतो त्यावेळेस प्रत्येक गोष्टीवर माफ करता त्या ठिकाणी येते, म्हणजे आपण विखरून जाऊ त्यावेळेस आपल्याला कुठल्याही गोष्टीवर दोष देऊ शकणार नाही। हे जसं राष्ट्रासाठी आहे तसं इतर गोष्टी सुद्धा सगळ्या त्या ठिकाणी संस्थेला सुद्धा लागू होतात, ही गोष्ट आपण त्यांनी मान्य केली पाहिजे आणि सांगायला तुमच्या पुढे सुरू केला आहे। आपण काही दिवसामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुका लावणार आहे, ते सविस्तर त्या ठिकाणी आपण बोलू त्या अशातला भागने पाहुण्यांचं आपल्याला ऐकायचं ते तुम्ही त्यांचं ऐकावं। मी त्याच आहे तर नेहमी एकच राहतो, आता याच्यामध्ये पुढे मीच येणार चिंता त्या ठिकाणी नाही, आणि आपण त्यावेळेस नक्की आपण संघर्ष सुद्धा राहिले, आपण इथे समारोप केला नगरपालिका जिंकली होती, आपण यावेळेस सुद्धा नक्कीच जिंकू, नगरपालिका आपण जिंकूनच काढू। आजाद भारत के 75 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, और उसी का जश्न मनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन करके हम वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते जिन्होंने भारत की आजादी के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान किया। और आज के इस मौके पर हम तमाम उन लोगों को याद करते जिन्होंने आजाद भारत की नींव मजबूत रखी, और फिर वो नींव मजबूत रखने के बाद भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जिन्होंने अथक ऐसे प्रयास किए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आजाद भारत को 75 साल पूरे नहीं हुए, बल्कि महज सिर्फ 7-8 साल ही आजाद भारत को हुए हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ किस तरह का माहौल था, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बने, बंटवारे में करीब 10 लाख लोगों की जान गई,
30 करोड़ की आबादी थी, लेकिन खाने के लिए भरपूर ऐसा अनाज नहीं था। एक गुलाम भारत आजाद होता है, लेकिन एक गरीब भारत के रूप में वो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में जहां पर लोगों के बीच दीवारें खड़ी करने की कोशिश करी थी, वहां जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए तरीके से हिंदुस्तान के निर्माण का कार्य होता। फिर सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर, ये तमाम साथी बैठते हैं, भारत का संविधान बनाते हैं। और भारत का संविधान क्या है वो इसी से पता चलता है कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी आज भारत को हम एक रूप देखते हैं, एक संग देखते हैं। हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए वो बढ़ गए, वो बिखर गए, लेकिन हिंदुस्तान आज भी बड़े मजबूती से खड़ा है, दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। आज ऐसा लगता है कि तिरंगे पर जो नए तरीके से अब फिदा हो चुके हैं, वो तिरंगे की बात हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने तिरंगे को हाथ में उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का नारा दिया था। वो समय याद करो जब हाथ में अगर तिरंगा उठाते थे, वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते थे, तो गोलियों से भून दिया जाता था। शंकर महाले, ये नागपुर का वो नौजवान 18 साल का, वो ऐसा ही था जो महात्मा गांधी ने जब चले जाओ का नारा दिया, अंग्रेजों को भारत छोड़ो का कहा था, तब शंकर महाले नागपुर की सड़क पर तिरंगा लेकर निकलता है और 1943 को वो शहीद होता है। ऐसे नागपुर में बहुत लोग तिरंगा के लिए शहीद हुए। जब असहयोग आंदोलन का नारा दिया जाता है और कह दिया जाता कि विदेश से जो सामान आता वो अब भारत का कोई नागरिक उसे नहीं खरीदेगा। नागपुर की बहुत अहम भूमिका भारत के स्वाधीनता संग्राम में रही है। मैं तमाम वो लोग जिन्होंने भारत के आजादी में नागपुर से शहादत दी, उनको मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और वो तमाम लोग जिन्होंने नागपुर और आसपास के इलाके में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ इस क्षेत्र को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, उनको मैं सलाम करता हूं। जो आज कांग्रेस को बिखरने के लिए आमादा हो चुके हैं, उनसे ये कह दूंगा कि शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि जरा अपने औकात में रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑडियो जंगल। Audio Jungle। खबर व विज्ञापन हेतु हम हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।